नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसके पहले के वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे थे पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र में आपको यहाँ पे एक पूरा ग्राफ बना दिया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि पाचन तंत्र का निर्माण किन किन अंगों से मिलकर के होता है। उसमें पूरा मुख गुहा से लेकर के पूरा एकदम गुदा द्वार तक और उसकी जो सहायक ग्रंथियां हैं, सारी चीज़ों का यहाँ पे ग्राफ आपको ड्रा कर दिया गया था। अब उसमें हम आगे बढ़ते हैं, एक एक अंग का, उसमें हम पाचन तंत्र के एक एक अंग का अध्ययन करते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं पाचन तंत्र में मुख गुहा। क्या? मुख गुहा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए कि भोजन को जो हम अंतर ग्रहण करते हैं तो वो किन किन रास्तों से कैसे कैसे कहाँ पहुँचता है। तो जो भोजन को हम ग्रहण करते हैं, भोजन के चरण भी आपको बताए गए थे। पोषण के अंतर ग्रहण है, पाचन है, अवशोषण है, परिवहन है, स्वांगीकरण है, बहिक्षेपण है, तो वो उसके चरण हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि पाचन तंत्र के जो अंग आपको बताए गए थे उनमें भोजन का क्रम क्या होता है। तो भोजन देखिए, सबसे पहले मुख गुहा में प्रवेश करता है। भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? मुख गुहा में जाता है, जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। यहाँ पे दांतों के द्वारा उसको पीसा जाता है, चबाया जाता है। उसके बाद वो बोलस का रूप लेता है और वो आगे बढ़ता है। कहाँ जाएगा वो? इसके बाद यहाँ पे दूसरा अंग जो बताया गया था, ग्रसनी या फेरिंग्स, ये कहाँ जाएगा? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद कहाँ जाएगा? ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद कहाँ जाएगा? आमाशय में जाएगा। ठीक। आमाशय के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। अब छोटी आंत में जाने के बाद यहाँ पे इसके दो रास्ते हो जाते हैं। छोटी आंत से एक तो ये बड़ी आंत की तरफ जाता है, और दूसरा क्या होता है, जो इसमें से पचा हुआ भोजन होता है वो छोटी आंत में आने के बाद ये जब आ गया कहाँ? छोटी आंत में। तो छोटी आंत में जाने के बाद इस भोजन का दो रास्ता हो जाता है। एक तो बड़ी आंत में आता है, दूसरा क्या होता है, ये रक्त में चला जाता है। कहाँ चला जाएगा? रक्त में। तो जो पचा हुआ भोजन होता है, पचा हुआ भोजन ये रक्त में चला आएगा, और जो अपच भोजन है, जो नहीं पचा है, वो कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में चला जाता है। ठीक। और फिर क्या होता है, ये मल के रूप में बाहर निकल जाता है। ये देखिए, भोजन को जो आप ग्रहण करते हैं तो मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा से ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से ग्रास नली में जाता है, ग्रास नली से आमाशय में जाता है, आमाशय से छोटी आंत में। तो छोटी आंत के 3 भाग बताए गए हैं। तो उसमें मुख्य रूप से जिसका पहला भाग ग्रहणी है, उसमें तो मुख्य रूप से पाचन होता है। उसके बाद भोजन का अवशोषण शुरू हो जाता है। तो जो पचा हुआ भोजन है छोटी आंत में क्या होता है, वो अवशोषित हो जाता है। और जो नहीं पचा है वो क्या होता है, देखिए, अपच भोजन क्या होता है, बड़ी आंत में आ जाता है। तो बड़ी आंत के 3 भाग बताए गए हैं। तो उसमें आगे बढ़ता हुआ कुछ पानी उनी का जो रहता है अवशोषण, कुछ खनिज लवण जो अवशेष रहते हैं उनका तो अवशोषण हो जाए। बाकी जो अपच भोज पदार्थ है वो क्या होता है, मल के रूप में उसका हम क्या कर देते हैं, विक्षेपण कर देते हैं। इस प्रकार भोजन का जो होता है पथ होता है आपके शरीर में, याद रखिएगा। ठीक। इसके बाद अब भोजन पहले पहुंचा कहाँ? मुख गुहा में। तो यहाँ पहले हम देखते हैं कि मुख गुहा क्या है। ठीक। मुख गुहा के बारे में इसको हम, और इसका नाम है, इसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहा जाता है।
ठीक, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहा जाता है। ये होता कहाँ है? ये बिल्कुल आपका जो पाचन तंत्र है उसका सबसे पहला भाग है। ठीक, ये आप मुंह देख रहे हैं, जो इसके भीतर जो खाली स्थान है उसी को कहते हैं बक्कल कैविटी। इसको ऐसे कहना हो तो जीभ के ऊपर, तालू के नीचे और दोनों गालों के बीच में जो खाली स्थान है उसको हम क्या कहेंगे? बक्कल कैविटी, या उसको हम मुख गुहा कहते हैं। ठीक, मुख गुहा में ऊपर की तरफ जो तालू होता है वो इसके छत का ऐसे निर्माण करती है। तो तालू के दो भाग होते हैं। तो आगे का जो तालू होता है, अग्र तालू, वो थोड़ा कठोर हड्डी का बना होता है, पीछे जो होता है थोड़ा मुलायम होता है। तो इसको हम कहते हैं, सामने जो है उसको हार्ड पैलेट कहते हैं, पीछे की तरफ जो मुलायम है उसको सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। तो अब उसके बीच में जो खाली स्थान देख रहे हैं आप, यही क्या है? गुहा। गुहा का मतलब होता है खाली स्थान। तो मुख गुहा का मतलब जो मुंह में खाली स्थान है। अब मुख गुहा में होता क्या है? अगर हम मुख गुहा में देखें इसमें क्या क्या दिखाई पड़ता है? मुख गुहा में जो संरचनाएं होती हैं, पहली संरचना है दांत, ठीक, और दूसरा है जीभ, और इसमें एक और जोड़ा जाता है लार ग्रंथि। लेकिन जब बात आएगी मुख गुहा की तो मुख गुहा में केवल यही दो होते हैं। लार जो होती है मुख गुहा के बाहर होती है, लार ग्रंथि जो होती है वो मुख गुहा के बाहर होती है, लेकिन उसमें से छोटी छोटी नलिकाएं निकल करके सीधा आकर के मुख गुहा में ही खुलती हैं। इसलिए इसको भी कहीं कहीं बक्कल कैविटी में जोड़ लिया जाता, बक्कल कैविटी का भाग माना जाता। उस दिन चार्ट बना था, उसमें आप देखे थे कि इसमें भी लिखा गया था, और जो सहायक ग्रंथियाँ लिखा गया तो वहाँ पर भी लिखा गया था। इसको तो मुख्य रूप से क्या है, भोजन को पचाने में सहायता करती है। माइलेज नामक एंजाइम इसमें निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, इसलिए ये सहायक ग्रंथियों में आएगा। लेकिन जो कि मुख गुहा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको बक्कल कैविटी में भी इसकी गणना हम कर लेते हैं। ठीक, इसके बाद नंबर आता है दांत। ठीक, मुख गुहा में सबसे पहले हम दांत की चर्चा करते हैं। तो दांत को हम क्या कहते हैं? टूथ ना। और आप कहीं कहीं देखते लिखा रहता है टीथ। इन दोनों में क्या बात है भाई? टूथ और टीथ। टूथ जो होता है जान लीजिए कि क्या है? एक वचन है। क्या है ये? एक वचन। और टीथ क्या है? ये है बहुवचन। ठीक, तो टूथ और टीथ ये अंतर होता है। इसके बाद अगर हम वैसे जनरल दांत की चर्चा करें तो इससे जुड़ी हुई कुछ शब्दावलियाँ हैं। पहले हम इन पे चर्चा कर लेते हैं, फिर मानव दांत की बात करते हैं। जैसे है एक बार दंती। क्या है? एक बार दंती, द्विबार दंती। ठीक, एक बार दंती मतलब जो एक बार निकलता है। ठीक, इसको कहते हैं मोनोफोडांट भी कहा जाता है इसको। मोनोफोडांट, डाई फोडांट। एक बार दंती मतलब जो जीवन में केवल एक बार निकलता है। क्या है? जीवन में एक बार निकलता है। आपके कुछ ऐसे दांत हैं जो दो बार निकलते हैं। बाल्यावस्था में निकलते हैं, फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद गिर जाते हैं तो उनके स्थान पर नए दांत निकलते हैं। ठीक, तो वो क्या हो गया? दो बार उगा, दो बार निकला, तो उसको हम कहेंगे द्विबार दंती। लेकिन आपके मुंह में कुछ ऐसे दांत हैं जो एक बार निकलते हैं, अगर टूट गए फिर दोबारा नहीं निकलते हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? एक बार दंती। ठीक, जो दांत एक बार निकलता है वो एक बार दंती है। जिस जीव में जिसमें दो बार निकलता है उसको हम क्या कहेंगे? द्विबार दंती कहेंगे। ठीक, ये क्या हुआ? जैसे कुछ ऐसे जानवर आप जैसे गाय भैंस देख लीजिए, उसमें दांत एक बार निकलता है, बार बार नहीं निकलता है, तो क्या है? एक बार दंती है। ठीक, द्विबार दंती में जैसे मनुष्य है, इसमें आप कुछ दांत देखते हैं एक ही बार निकलता है, लेकिन कुछ दांत मतलब 20 दांत ऐसे हैं जो एक ही बार निकलते हैं ना, दो बार निकलते हैं, और 12 दांत ऐसे हैं जो केवल एक बार निकलते हैं।
तो जिसको हम दूध का दांत कहते हैं वो क्या होते हैं, एक बार निकलेंगे फिर टूट जाएंगे फिर निकलेंगे ना। और जो 12 दांत बचते हैं वो क्या होते हैं, जीवन में एक बार निकलते हैं फिर दोबारा नहीं निकलते हैं। ठीक, तो ये हुआ एक बार दंती और द्विबार दंती। ऐसे दांत जो केवल, ऐसे जीव जिनमें केवल एक बार दांत निकलता दोबारा नहीं निकलता, तो एक बार दंती कहलाते हैं, जैसे गाय भैंस हुआ। ठीक, द्विबार दंती जिनमें क्या होता है, दांत 2 बार निकलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऐसे जीवों को द्विबार दंती कहते हैं, जैसे मनुष्य हुआ। इसके बाद दांतों की संरचना के आधार पर अगर हम देखें, ये तो हुआ दांत कैसे निकलता है, एक बार निकलता है कि 2 बार निकलता है, उनके आधार पर इसको एक बार द्विबार दंती में बांटा गया। लेकिन जो दांत निकलते हैं वो क्या होते हैं, उनकी संरचना एक जैसी होती है, अलग अलग होती है। ऐसे में अगर हम देखें कि ये भी 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक हम कहते हैं समदंती, क्या कहते हैं, समदंती, होमोडॉन्ट। ठीक, और दूसरा क्या होता है, विषम दंती, विषम दंती, या इसको हम कहते हैं हेट्रोडॉन्ट। ठीक, सम ये बांटने का दूसरा तरीका है, ये बांटने का दूसरा तरीका है। समदंती का मतलब ऐसे जीव जिनके सभी दांत एक जैसे होते हैं, जैसे फ्रॉग, मेढक। ठीक है, क्या हुआ, मेढक, ये क्या हुआ, ये समदंती है। इसके जितने दांत होते हैं उनकी संरचना एक जैसी होती है, तो उनको हम क्या कहेंगे, समदंती कहेंगे। और यहीं हम अगर बात करें मनुष्य की, तो क्या है, ये विषम दंती है। अभी दांत की संरचना आपको बताया जाएगा, तो उसमें आपको 4 प्रकार के दांत बताए जाएंगे। तो जिसमें एक ही प्रकार के सभी दांत हों उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे समदंती या होमोडॉन्ट कहेंगे। और जिसमें क्या होता है, दांत की संरचना जो एक से अलग प्रकार की हो, मतलब एक से अधिक प्रकार की हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोडॉन्ट कहेंगे। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, जैसे हम आप मनुष्य, तो मनुष्य इसका उदाहरण हो गया। ठीक, एक बार दंती का उदाहरण आप चाहे तो लिख लिए हों, गाय भैंस लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक, गाय भैंस, और इसमें द्विबार दंती में तो मनुष्य ही है, जान लीजिए, गाय भैंस और मनुष्य। इसके एग्जाम्पल लिखे रहिए, इससे आपको समझने में, याद रखने में आसानी मिलेगी। इसके बाद दांत जो होता है, क्या सारे जीवों में पाया जाता है, जितने जीव आप देखते हैं सब में दांत होता है, ऐसा नहीं है। जो निम्न कोटि के जीव हैं, जैसे अगर हम प्रोटोजोआ से शुरू करें, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, हेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन सब में नहीं होता। इकाइनोडर्मेटा में भी नहीं होता। मोलस्का में थोड़ा दांत के रूप में कुछ उभार दिखाई पड़ते हैं, तो मोलस्का की बात आएगी, वास्तविक दांत नहीं रहते वो। इसके बाद हम आते हैं जब कार्डेटा में, तो उसमें कार्डेटा संघ में जैसे उभयचर है, उसमें आपने दांत देखा, जैसे मेढक था। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें पक्षी वर्ग में, तो पक्षियों की चोंच होती है, तो उनकी चोंच में दांत नहीं होता है। ठीक, इसके बाद हम थोड़ा और ऊपर आते हैं सरीसृप, तो सरीसृप जैसे रेंग करके चलने वाले हैं, तो उनमें कुछ दांत होते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं मुख्य रूप से स्तनधारियों के दांत की बात। स्तनधारी ये सबसे विकसित प्राणी होते हैं, तो स्तनधारियों में क्या होता है, दांत पाया जाता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जितने हैं सब में एक समान दांत पाया जाता है, या सब कभी एक बार निकलता है, या सब में 2 बार निकलता है, ऐसा नहीं है, सब में भिन्नता है। ठीक, तो स्तनधारियों में एक स्तनधारी है पैंगोलिस, क्या नाम उसका, पैंगोलिस। पैंगोलिस में क्या होता है, दांत नहीं रहता है। पैंगोलिस ये एक स्तनधारी प्राणी है। तो आपसे प्रश्न हो सकता है कौन सा स्तनधारी जिसमें दांत नहीं होता है, तो इसका उदाहरण है पैंगोलिस। तो खाता कैसे है, ये चींटियों को डायरेक्ट पकड़ पकड़ के क्या करता है, निगल जाता है। ठीक, इसके बाद ये सारी बातें हो गई दांत के बारे में। मुख गुहा के बारे में आपने भोजन का देखा क्रम, किस किस अंग से होता हुआ आगे कहाँ बढ़ता है, फिर आँख में जा कर के, छोटी आँख में जा कर के 2 दिशा पकड़ता है, पचा हुआ रक्त में चला जाता है, जो नहीं पचा हुआ है वो आगे बढ़ जाता है। उसके बाद मुख गुहा शुरू किया गया, तो इसमें ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, इसका नाम
इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो दांत और जीभ साथ में लर ग्रंथियों को जोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दांत जो एक बार केवल निकलते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऐसे जीव जिनमें दांत केवल एक बार निकलता है उनको कहेंगे एक बार दंती, और जिनमें 2 बार निकलता है उनको हम क्या कहेंगे, द्विबार दंती, और जिनके सभी दांत समान होते हैं उनको हम कहते हैं होमोडॉन्ट, और जिनके सब दांत एक समान संरचना में नहीं होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोडॉन्ट। ठीक, इतनी चीज़ें आप दांत के बारे में जनरल पढ़ लिए। तो दांत के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो दांत के लिए आपको जीव विज्ञान में एक अलग से शाखा बताई गई थी कि दांतों का अध्ययन हम जीव विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम दांतों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, ठीक, दांत की ओडेंटोलॉजी है, ओडेंटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या करते हैं, दांतों का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओडेंटोलॉजी। ठीक, वैसे से डेंटोलॉजी भी कर दिया जाता है लेकिन शुद्ध क्या है, ओडेंटोलॉजी। तो ओडेंटोलॉजी में हम दांत का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं मानव के दांत के संबंध में कुछ बातें। ठीक है, अब ये दांत के बारे में जनरल चीज़ हुई। अब दांत के बारे में आइए, मनुष्य का दांत ये कैसा होता है, इस प्रकार से बनता है। ठीक, तो अगर हम मानव दांत की बात करें तो मानव ठीक, अस्थाई और अस्थाई, मनुष्य में दांत को अगर हम बांटें तो ये पहली बात तो देखिए, मनुष्य का जो दांत होता है, जैसे भी यहाँ पर शब्दावली लिखी गई थी, उन शब्दावलियों के आधार पर, जैसे एक बार दंती है कि द्विबार दंती है, समदंती है कि विषम दंती है, इसके आधार पर अगर हम चलें तो देखिए मानव का जो दांत होता है वो क्या होता है, द्विबार दंती की श्रेणी में आता है। क्या है, द्विबार दंती। हाँ, आप सबका एक दांत निकलता है 2 से 3 साल में, उसके बाद जो है 7-8 साल 9 साल के भीतर गिर जाता है, फिर दूसरा दांत निकलता है। तो द्विबार निकला, 2 बार निकला, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विबार दंती माने डाइफोडांट हो गया। ठीक, ये समझ गए। उसके बाद मानव के जो दांत होते हैं, अगर आप सारे दांतों को आप देखें तो एक जैसे नहीं होते हैं। तो जब एक जैसे नहीं होंगे तो भी क्या उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया था, हेट्रोडांट। अगर एक प्रकार के होते तो होमोडांट हो जाता, वो क्या है, एक से अधिक प्रकार के हैं तो क्या हो जाएंगे, हेट्रोडांट हो जाएगा। इसका मतलब विषम दंती। क्या हुआ, विषम दंती हो गया। ठीक, इसकी एक और विशेषता होती है, इसको आप लिख लीजिए, बता रहे हैं इसको, गर्त दंती। क्या कहते हैं, गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब होता है कि दांत जो होता है इस तरह से गड्ढे में उसकी जड़ें क्या रहती हैं, ये इसका है, ये क्या है, ये देख रहे हैं गड्ढा बना हुआ है, इस गड्ढे में फिट रहता है। ठीक है, ये दूसरा गड्ढा है, तो इसमें ये आपका दूसरा दांत देख रहे हैं। तो अगर इस तरह से दांत जो होता है जबड़े में, अभी उसकी जो संरचना बताया जाएगा। ठीक है, जैसे इसको मान लें क्या है, ये आपका जबड़ा है, ये डेंटरी बोन है, तो डेंटरी बोन में ये दांत हैं, ये गड्ढे में स्थित हैं। ये दांत क्या हैं, गड्ढे में ऐसे स्थित हैं। ठीक, ये इसको हम क्या कहते हैं, गर्त दंती। दांत जो है इस तरह से जो हड्डी है उसमें जब मतलब धंसे होते हैं, गर्त माने गड्ढा, ऐसे गर्त है, इसमें इस तरह से दांत की जड़ें इस तरह से इसमें धंसी रहती, तो ऐसे प्रकार के दांतों को हम क्या कहते हैं, गर्त दंती कहते हैं। ठीक, ये तो हुआ अभी दांत के विषय में जो हम शब्दावली प्रयोग करेंगे वो हुआ। मानव दांत क्या है, द्विबार दंती है, विषम दंती और गर्द दंती है। ठीक, इसके बाद मानव के जितने दांत होते हैं, अगर इन दांतों को हम बांटें, ठीक है, तो इनको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहले एक को हम कहते हैं अस्थाई दांत, दूसरे को कहते हैं अस्थाई दांत। मानव दांत जो होता है
इसको हम दो भाग में पहले बांट दिए, ठीक है। एक क्या है अस्थाई, ठीक, और दूसरा क्या है अस्थाई। अस्थाई दांत का मतलब जो जीवन भर नहीं रहते हैं, एक बार निकलेंगे और फिर क्या होंगे, वो कुछ समय के बाद गिर जाते हैं। दांत सामान्यतः 2 से 3 साल के भीतर दांत आ जाते हैं, ठीक, और 7 से 8-9 साल के भीतर क्या होते हैं, एक बार गिर जाते हैं, ठीक। तो जो दांत गिर जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, दूध का दांत बोलते हैं या क्षीर दांत कहते हैं, ठीक। तो वो क्या है, एक बार निकले तो अस्थाई तो है नहीं, जीवन भर रहेंगे, वो कुछ दिन के बाद वो गिर जाते हैं, इसलिए वो कैसे दांत कहलाएंगे, वो अस्थाई कहलाएंगे। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 20 ऐसे दांत होते हैं जो क्या होते हैं, जीवन में 2 बार निकलते हैं, ठीक। तो ये अस्थाई दांतों की संख्या कितनी हुई, 20, और 12 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य में केवल एक बार निकलते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अस्थाई दांत कहते हैं। अगर ये खराब हो गया, ये गिर गया, तो दोबारा नहीं निकलेगा, तब लगवाना पड़ेगा। और ये एक बार गिर गया तो दोबारा निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही बार। ऐसा नहीं कि बार बार गिरता रहे, बार बार निकलता रहे, ऐसा नहीं है। एक बार गिरेगा, ये समझ लीजिए कि 9-10 साल तक गिर ही जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा, फिर इसके स्थान पर दूसरा दांत आएगा और वो दांत जो होगा अस्थाई रहेगा, ठीक। ये हुआ इनकी, मतलब ये जीवन में कितने दिन रहेंगे या कितनी बार निकलेंगे, इसके स्थान पर आधार पर इसको अस्थाई और अस्थाई में बांटा गया। लेकिन अगर हम संरचना की बात करें, ठीक है, दांत की अगर संरचना की बात करें तो दांत जो होते हैं संरचना के आधार पर मनुष्य में कैसा होगा, विषम दंती बताया गया। विषम दंती का मतलब होगा कि सारे दांत एक जैसे नहीं होंगे, तो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो संरचना के आधार पर अगर हम मानव की दांत की बात करें तो संरचना के आधार पर मानव दांत जो होता है, पहला है कृंतक, इसको भी इंसीजर भी कहते हैं। दूसरा है रदनक, ठीक, कैनाइन, अग्रचवर्णक, और पश्चवर्णक या केवल चवर्णक कह लीजिए, ठीक। कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और पश्चवर्णक, इसको कहते हैं इंसीजर, आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको सी से कैनाइन, और इसको प्रीमोलर है तो प्रीमोलर, और इसको मोलर, ये जानते रहे, अभी दंत सूत्र में इसका काम आएगा। संरचना के आधार पर दांत की क्या संरचना, अगर इसके आधार पर हम बांटें तो ये जो होते हैं इतने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक। मानव दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4, संरचना के आधार पर, ठीक। तो ये संरचना के आधार पर 4 प्रकार के दांत हुए, तो आपके मनुष्य तो उसके मुंह में कुल कितने दांत होते हैं, 32। तो इनका क्या है, कृंतक कितने होंगे, रदनक कितने होंगे, ठीक है। तो कृंतक जो होता है, पूरे मुंह की बात अभी हम कर रहे हैं, अभी जबड़े की बात हम अलग करेंगे जब दंतसूत्र बताएंगे। तो इसकी संख्या पूरी होती 8, रदनक की संख्या होती है 4, ठीक। अग्रचवर्णक की संख्या हो जाती है 8, ठीक, और इसकी संख्या हो जाती है 12, ठीक। तो 12 8 20 और 20 4 24, 24 8 32, ये सब हुए कितना, 32 दांत हुए, ठीक। इस प्रकार से कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत मनुष्य में होते हैं। इनकी संरचना में अंतर होता है, इनके कार्य में अंतर होता है। कृंतक जो होता है, इसका जो ऊपरी सिरा होता है, बिल्कुल जैसे आप देखे होंगे, खुरपी देखे हैं, ठीक, ऐसे चौड़ा थोड़ा रहता है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक, ये इसकी मान लीजिए जड़ वगैरह है ये, ठीक है, ये ऐसे खुरपी की तरह चौड़ा, ये किसी चीज़ को काटने का काम करता है। जैसे आप रोटी लेते हो मुंह में, तो ऐसे अंदर डाल के काटते हो, कहीं लगाते हो, ऐसे काट लेते हो ना, इसका मतलब ये काटने का काम करता है, ठीक। कृंतक क्या काम करेगा, ये काटने का,
अब भोजन काटते हैं कि आप किसी आदमी को काट लेते हैं, वो तो अलग बात है। रदनक, ये चीरने फाड़ने का काम करता है। चीरने के लिए नुकीला चाहिए, भाला। ठीक, तो इसका जो होता है, अगर इसको हम देखें तो इसका जो ऊपरी भाग होता है ये थोड़ा सा नुकीला रहता है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक, ये भाग क्या है, नुकीला है। तो ये क्या करता है, बिल्कुल ये ऐसे बीच में से देखें तो 2 दांत छोड़ के तीसरा दांत जो होता है इधर, तीसरा इधर, तीसरा नीचे, तीसरा इधर। ठीक है, अभी जो बताएंगे तो बता रहे हैं इसको। तो ये हो गया। इसके बाद अग्र चवाणक जो होता है, इस पे क्या होता है, इनमें ये दांत थोड़ा ऊपर, इसका जो हिस्सा रहता है नुकीला या इस तरह से खुरपी जैसा, चाकू जैसा नहीं होता है, बल्कि थोड़ा क्या रहता है, इसमें इस तरह से चौड़ा रहता है। ठीक है, ऊपर, और इसी प्रकार वो भी रहता है। तो इसमें क्या रहता है, 2-3 उभार बने रहते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसके ऊपर रहेगा, क्योंकि इनका काम जो होता है उसको घिसना, चबाना, ये सब इसका काम होता है। इससे इसका काम हो गया क्या, काटना। इसका काम हो गया चीरना या फाड़ना। चीरना या फाड़ना। आप गन्ना चूसते हैं ना, गन्ना को आप कभी ऐसे मुंह में लेकर कैसे डायरेक्ट काटते हो, नहीं काटते, उसको बगल वाले दांत लगाते हो और दबा देते हो, तो क्या होता है, फट जाता है। तो चीरने फाड़ने का काम ये करते हैं। ठीक, तो मांसाहारी जो कैनाइन दांत हम लोगों में है, ये क्या है, ये हम लोगों में एक तरह से अवशेषी दांत है ये। ठीक, हाँ, अवशेषी दांत है। जो मांसाहारी जीव हैं उनमें कैनाइन दांतों की संख्या ज़्यादा होती है, या यूँ कहिए कैनाइन ही सब होते हैं, क्योंकि चीरने फाड़ने का काम वो करते हैं। तो जैसे जैसे मानव का विकास होता गया और वो जो है धीरे धीरे मांस से भोजन शाकाहार की तरफ आता गया, तो उन दांतों की चीरने फाड़ने वालों की ज़रूरत कम पड़ी, तो दांत भी कम होते गए। ठीक, तो अब यही अभी बता रहे हैं कैनाइन के बारे में। और एक चीज़ महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद ये है अग्र चवाणक और चवाणक। तो अग्र चवाणक जो होता है, इसका काम क्या होता है, चबाना। ठीक है, अग्र चवाणक का काम क्या है, चबाना, और चवाणक का काम क्या है, पीसना। ये चारों दांतों के काम हैं। क्या काम है, कृंतक जो होता है काटने का काम करता है, रदनक जो होता है चीरना या फाड़ना का कार्य करता है, अग्र चवाणक जो है चबाने का काम करता है, और चवाणक जो है ये पीसने का काम करता है। संख्या आप इनकी देख ही लिए, 8, 4, 8, 12, ये इनकी संख्या होती है। अब इसके बाद हाँ, तो यहाँ पे हम बता रहे थे कैनाइन। हाथी आप देखें, हाथी दांत बोलते हैं, खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। ठीक, तो उसका जो ऊपरी जबड़े का जो कैनाइन दांत होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक, वो क्या है, कैनाइन दांत का रूपांतरण होता है। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि ये जो हाथी का दांत बाहर निकला है कौन सा दांत है। ठीक, तो जानते रहिए वो कैनाइन दांत है। ठीक, इसके बाद आइए हम जरा दांतों की स्थिति क्या होती है। दांत जो ये आपका जो जबड़ा है, इसी जबड़े में दांत क्या रहते हैं, फिट रहते हैं। ठीक, तो इन जबड़ों को क्या कहते हैं, ऊपर का जो जबड़ा होता है वो क्या कहलाता है, मैक्सिला कहलाता है, मैक्सिला। ठीक, और नीचे वाला क्या कहलाता है, मैंडिबुल। मैक्सिला और मैंडिबुल कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं। जैसे इसको हम मान लेंगे क्या है, ऊपर का जबड़ा है, और ये क्या है, नीचे का जबड़ा है। ठीक, तो मैक्सिला हुआ, मैंडिबुल हुआ। इनमें जो होता है इसके तो 2 भाग होते हैं, एक ही रहता है, पतली प्लेट जैसा है। इसका कुछ हिस्सा, अभी इसमें जो दांत जहाँ फिट रहते हैं उनको हम सामान्य रूप से दंतास्थ या डेंटरी बोन भी कहते हैं। अगर जबड़ों की बात करें तो मैंडिबुल और मैक्सिला। ठीक, और उसमें जो दांत अभी गर्ददंती बताया गया था,
तो गर्त कहाँ होती है? तो गर्त उसी हड्डी में होती है। तो जिस हड्डी में गर्त होती है, गड्ढा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? दंतास्थि। क्या कहेंगे? दंतास्थि या डेंटरी बोन कहते हैं। तो आप ये बताइए कि जबड़ा है, दो जबड़े हैं ऊपर का नीचे का, तो इसमें से कौन सा गतिशील होता है? खाते समय या बोलते समय कौन ऊपर नीचे होता है? हाँ, ये ऊपर का जबड़ा है, नीचे का है। तो बताइए ऐसे ऐसे होता है कि ऐसे ऐसे होता है कि ऐसे ऐसे होता है? हाँ, ये होता है नीचे वाला जबड़ा जो होता है ये गति करता है और ऊपर वाला जबड़ा जो होता है स्थिर रहता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। अब ये सोचते हैं कि हम ऐसे मुंह बाते हैं तो मुंह बाना तो ऐसे कहते हैं, ऐसे ऐसे मतलब दोनों चल रहा है। दोनों नहीं चलता, केवल नीचे वाला चलता है, ऊपर वाला जो होता है ये स्थिर रहता है। अब ये देखिए, यही जो आप देख रहे हैं ये जबड़े, मैंडिबुल और मैक्सिला, इन्हीं में क्या होते हैं? सारे दांत स्थित होते हैं। जो दांत होते हैं ये इसी में रहते हैं, ठीक। और इसमें इसको अगर ऐसे हम दो भागों में बांट दें तो पूरा देखिए कितने भाग बढ़ गया, सब 4 ना, 1 2 3 4। अभी दंत सूत्र में इसकी जरूरत पड़े समझ लीजिए, 1 2 3 4। अब यहीं से आप दांत को लिखना शुरू करिए। जैसे अभी लिखा गया था कृंतक ना, इसमें कितना लिखा गया था? कुल 8। 8 होते कहाँ हैं? तब देखिए, एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, मध्य से 2 इधर और मध्य से 2 इधर, 4 हुआ ऊपरी जबड़े में। और इसी प्रकार 2 यहाँ और 2 यहाँ हो गए। देखिए सब 8 दांत हो गए। तो ये क्या हुआ? यही बिल्कुल मध्य से आप दांत की गणना शुरू करिएगा। ऐसे मुंह लगाइए, किसी की बाइए, ऐसे चौड़ा करिए और बिल्कुल मध्य से 2 दांत इधर और 2 इधर, और ऊपर वाले जबड़े में भी यही, नीचे वाले में भी यही, 2 इधर 2 इधर। तो ये 2 2 2 2 8, माने 2 चौक 8 दांत क्या हो गए? ये हो गए। जस्ट इसी के बगल एक दांत क्या होता है? नुकीला वाला जो बताया गया, नुकीला वाला ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक। ये नुकीला वाला दांत, एक एक दांत ये हो गया। कौन सा? रदनक। स्थिति देख लीजिए, ठीक। रदनक की संख्या बताई गई थी 4, ठीक। इसके बाद आपको अग्र चवर्णक बताया गया था, तो 2 2 दांत, ठीक है, यहाँ पे हो जाते हैं। ये क्या है? अग्र चवर्णक हैं, ठीक। अब इसके बाद 12 दांत होते हैं, ठीक। अब उन 12 दांतों के बारे में देखिए क्या होता है, ठीक है। उन 12 दांतों में 3 3 6 3 9 3 12, तो आप 3 यहाँ बना देते हैं, ठीक। ये क्या है? चवर्णक हैं। ये हो गए चवर्णक। ये पूरा दांत की स्थिति आपके मुंह के अंदर होती है। लेकिन यहाँ कुछ समझने की बात है। ये देखिए, जैसे जो बच्चे होते हैं, ठीक, उन बच्चों में जो होता है ये आपके ये 2 दांत इधर वाले नहीं होते हैं, ठीक। अभी आपको बच्चों का सूत्र, जब दंत सूत्र बताएंगे तो समझ में आएगा, ये जानते रहिए। और बच्चों में एक ये वाला भी नहीं रहता है, ठीक है। और ये तो रहता मनुष्यों में भी नहीं, मतलब ये 25 से 28 साल की उम्र में निकलता है, ठीक। तो 25 साल के पहले का अगर व्यक्ति है तो उसका दंत विन्यास ये है। 25 साल से पहले का अगर है, 25 से 28, इसको हम बुद्धि दांत कहते हैं, विजडम टीथ, अक्ल दांत जिसको कहा जाता है, ठीक। ये सबसे लास्ट में निकलता है, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, दोनों जबड़ों में ऊपर नीचे क्या होता है, एक एक बिल्कुल लास्ट वाला दांत जो होता है
तो अगर आपकी उम्र 25 साल से कम है तो आपका दंत विन्यास ये होगा, ठीक है, क्योंकि अभी 25 साल के नीचे वो वाला दांत निकले नहीं होगा, 24-25 साल के पहले नहीं निकलता है, तो नहीं निकला है ना। तो आपसे पूछा जाए कि आपके मुंह में कितने दांत हैं, तो आप फट से एक चीज़ रटे रहते हैं 32 और गिनवा दिया जाए निकलेगा 28। हाँ, तो क्या हुआ, 4 दांत निकल गए आप, वो अभी निकला ही नहीं है। जब निकले ही नहीं तो निकलेंगे क्या, ठीक, वो 24 साल के बाद निकलता है, 25-28 साल तक निकलता है, 30 साल भी लग सकता है समय, ठीक। तो ये हुआ। अब बच्चों के दांत की बात अगर हम विन्यास की करें तो बच्चों में से आप 2 ये भी हटा दीजिए, ठीक है। अब बच्चों के लिए कुल कितने दांत दिखाई पड़ रहे हैं आपको, 3, 2, 5, 5 चौ 20, ठीक। तो बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं, 20, ठीक। यही दांत हैं, ये 2 बार निकलने वाले हैं, बच्चों में निकलते हैं ये दांत, ठीक। तो ये तो समझ आ गया किस तरह से चारों जो आपका ये 4 भाग में बटा हुआ दोनों जबड़े, इस तरह से दंत विन्यास होता है। पहले 2 कृंतक होता है एक साइड में, फिर उसके बगल एक रदनक होता है, फिर 2 जो होते हैं वो अग्र चवाणक होते हैं, फिर 2 चवाणक होते हैं, बाद में एक चवाणक और निकल जाता है, मतलब 3 चवाणक हो जाते हैं। तब कुल मिला के आपके मुंह में 32 दांत हो जाते हैं। अब सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है, बच्चों को आप देखते हैं सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है, तो सबसे पहले निकलने वाले दांत ये हैं, ठीक है, कृंतक, ये सबसे पहले निकलते हैं। और बच्चा जब मुंह खोलता है तो मोती जैसे उसमें चमकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है स्माइलिंग टीथ। इसको स्माइलिंग टीथ भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सबसे पहले निकलते हैं और छोटे बच्चों जब मुंह खोलते हैं तो यही मोती की तरह चमकते दिखाई पड़ते हैं जब मुस्कुराते हैं तो, ठीक। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं दंत सूत्र की। क्या, दंत सूत्र। अच्छा, दांत का कार्य क्या होता है, दांत का कार्य क्या है। दांत जो होता है भोजन को काटने, पीसने, चबाने, फाड़ने का काम करता है, पहला मुख्य काम है। दूसरा काम होता है भोजन को क्या कहता है, भोजन को पीस करके उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करता है, ये तो मतलब मुख्य कार्य हो गया। इसके बाद दांत जो होता है ये बोलने में भी सहायता करता है, इसीलिए देखिए जिनके मुंह से दांत निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, उनकी आवाज़ स्पष्ट नहीं होती है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि दांत जो होता है बोलने में भी सहायक होता है, ठीक। हाँ, हम बात कर रहे थे दंत सूत्र की। दंत सूत्र का मतलब जो यहाँ पे बताया गया था आपको, ये जो यहाँ पे ऐसे जबड़े बने थे, ठीक है, इसमें हम क्या बताए थे, यहाँ पे 2 क्या होते हैं, एक तरफ का बनाइए केवल, उसी में हम गुणा कर लेते हैं। 2 हो गए इंसीजर, 1 हो गया कैनाइन, और 2 हो गए प्रीमोलर, और 3 हो गए मोलर, ठीक। अभी हमने कृंतक के लिए क्या लिखा था, आई, ठीक, और कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर कितना है, इंसीजर कितना है, 2, कैनाइन कितना है, 1, प्रीमोलर कितना है, 2, मोलर कितना है, 3, ठीक। इतना समझ में आया। अब यहाँ देखिए ये तो एक भाग का हुआ। अब अगर हम ये बना दें ऐसे, ये ऊपर का जबड़ा, ये नीचे का जबड़ा, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, तो ऊपर के जबड़े में क्या है, इंसीजर कितना है, ऊपर में 2 और नीचे में कितना है, 2, ठीक। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए कैनाइन कितना है, ऊपर वाले में 1, नीचे वाले में कितना है, 1, ठीक। अब यहाँ बना लीजिए प्रीमोलर का कितना है, ऊपर 2, नीचे कितना है, 2, ठीक। इसके बाद मोलर का बना लीजिए, ऊपर वाले में कितना है, 3, नीचे वाले में कितना है, 3, देख रहे हैं इंसीजर। अब ये इतने की बात हो रही है,
इतना ये और इतना ये, ठीक, एक तरफ का। ऊपर का दांत नीचे का, ऊपर वाला हम ऊपर लिख दिए, नीचे वाले को क्या कर दिए, नीचे लिख दिए। जितने दांत हैं जबड़े में, इसके आधे वाले भाग में, उसी को आपको लिख लेना है। आप लिख लिए। अब यहाँ पे आप इसको जोड़ लीजिए। 2 1 3, 2 5 3 8, ठीक, और 2 1 3, 2 5 3 8, ठीक। अभी तो हम इतने का केवल इधर का लिखे हैं, इधर का बचा हुआ है, मतलब आधा बचा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो गया 16, मतलब 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे, और टोटल कितना हो गया 32। यहाँ वो गणित पर लगाई गई कि 16 में 16 कट गया 0 या 1, ऐसा नहीं है, ठीक। ये क्या हुआ, जुड़ जाएगा, क्योंकि ये भी ऊपर के 16 दांत हैं, नीचे के 16 दांत हैं, तो 16 कुल दांत कितने हो गए 32। तो दंत सूत्र बहुत आसान है। ये चारों प्रकार के दांत हैं, ये जानते रहिए, और जिसका भी लिखना है ऐसे जबड़ा बना लीजिए और इनको इस तरह से कर लीजिए कि इंसीजर कितना है, कैनाइन कितना है, प्री मोलर कितना है, मोलर कितना है। इंसीजर को आई से, कैनाइन को सी से ऐसे प्रदर्शित कर लीजिए। या इसको क्या कर सकते हैं आप, कहीं कहीं आप देखते हैं 21 23 बटे 21 23 भी लिखा रहता है, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा 8 बटे 8, और फिर इसमें क्या हो जाएगा गुणे 2 16 बटे 16 बराबर 32, ठीक है। तो इसमें दंत सूत्र में यही है, और कोई बात इसमें नहीं रहती है, बस केवल हमको दांतों का प्रकार क्या है, ऊपर के जबड़े में कितने हैं, नीचे के जबड़े में कितने, वही कर लेना है एक साइड का, ठीक। जितना आता है उसी में हम 2 का गुणा कर देते हैं, तो इस साइड का भी हो जाता है ना। अब ये हो गया मानव का दंत सूत्र, ये वयस्क का है, वयस्क मनुष्य का है, ठीक। अभी बताया कि वो जो बुद्धि दांत अगर नहीं निकला है, तब बुद्धि दांत मान लीजिए नहीं निकला है, तब दंत सूत्र लिखना हो तो क्या लिखेंगे। तब ये जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे 3 3, ये हो जाएगा 2 2 ना। लेकिन सामान्य रूप से मानव दांत जब पूछता है तो हम यही लिखते हैं, उसको हम क्या लिखते हैं, यही लिख करके छोड़ देते हैं, ठीक। और लेकिन अगर ये पूछ दे जाए कि 24 साल से नीचे के मनुष्य का दंत सूत्र क्या होगा ना, तब जान जाए टेक्निकलिटी वहाँ पे आ गई है, ठीक। तब ये काम नहीं करेगा। अगर मनुष्य का पूछ रहा है तब ये लिखिए सही है, ठीक। अगर उम्र लगा दिया 24 साल के पहले का, ठीक, तो 24 साल से अगर कम उम्र का है तब दंत सूत्र क्या हो जाएगा, 2 के स्थान 3 के स्थान पर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे यही आपसे जानना चाहता है कि क्या आपको ये पता है कि 4 दांत ऐसे हैं, मतलब एक दांत हर तरफ, जो 24 साल के बाद निकलते हैं, बुद्धि दांत ना। तो वहाँ प्रश्न का ये मेंशन हो जाता है कि आपसे ये पूछना जानना चाहता है एग्जामिनर, ठीक है। अब यहीं पे एक और होता है, क्या यही दंत सूत्र बच्चों का भी होगा, तो बच्चों का ये नहीं होता। बच्चों भी हम यहाँ बताए थे ना कि ये 2 दांत नहीं रहते हैं और ये भी नहीं रहता है ना। तब देखिए बच्चों की अगर हम बात करें तो उसको हम क्या क्या कहते हैं, क्षीर दंत सूत्र, क्षीर दंत सूत्र या बच्चों का दंत सूत्र। इसमें देखिए इंसीजर कितना है 2 बटे 2, कैनाइन कितना है 1 बटे 1, प्रीमोलर कितना है, प्रीमोलर कितना 0 बटे 0, एक भी नहीं है ना। और मोलर में कितना है, चूंकि बच्चा है तो बच्चा है तो उसमें अभी तो 24 साल का हुआ नहीं, तो बुद्धि दांत निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, तो उसके मोलर कितने रहेंगे, एक तरफ 2 रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2 2, ठीक। ये क्या हो जाएगा 21 0 2 बटे 21 0 2, और इसको सब जोड़ लेंगे हम, क्या हो जाएगा 2 1 3 2, 5 बटे 5 गुणे 2, ठीक। तो हो जाएगा 10 बटे 10 बराबर 20। और बच्चों में ये आपको बताया गया था कि बच्चों को कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं ना। तो देखिए बच्चों 20 दांत आ गया। अब ये पूछा जाए, ये क्षीर दंत सूत्र है, ये बच्चों का दंत सूत्र ये है, ठीक है। बच्चों का दंत सूत्र आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, और वयस्कों के लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक। अगर वहाँ पे घुमा के पूछ दिया कि 24 साल से नीचे के व्यक्ति का दंत सूत्र क्या होगा, तब आपको यहाँ पे 2 3 के स्थान पर
2 कर लेना है। ठीक, ये हुआ दंत सूत्र के बारे में हो गया। अब बात आती है दांत की संरचना। ठीक, तो दांत की संरचना अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और तब तक के लिए धन्यवाद। इसका आप अध्ययन करते रहिए।